नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड जो हम चर्चा करेंगे बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस आपका शामिल है। और जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या एक आध विश्वविद्यालय में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ता है, जिसको मैंने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रखा है। हो सकता है उसकी भी एक आध वीडियो में ऑब्जेक्टिव वगैरह की लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही परीक्षाओं में वो सिलेबस शामिल है। तो वो भी एक आध दिन वीडियो लाइव आ जाएगी, तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। बहरहाल बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थी कि गुरुजी लिखित टाइप के मॉडल पेपर लाइए। लिखित टाइप के मॉडल पेपर की अगर बात की जाए तो आज मैं हाजिर हूं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। 2025-26 की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आएंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास यानी कि इतिहास जिनका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1950 तक आपको पढ़ना है। यानी कुस्तुनतुनिया का तुर्कों पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और वहां से लेकर के 1950 तक। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चन है इसमें। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, थोड़ा सा मैं उतने एनर्जी के साथ शायद ना पढ़ा पाऊं जितने एनर्जी के साथ मैं बेसिकली पढ़ाता हूं बोर्ड पर। एक्चुअली में क्या है कि लगातार 3-3 घंटे की क्लास जो है मैराथन क्लास लगी, जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास 3-3 घंटे की, और फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो सेकंड सेमेस्टर में आता है उसकी, और लगातार ऐसे ही क्लासेस ऑब्जेक्टिव वालों की बहुत हुई हैं इस टाइम पे लाइव फॉर्म में। तो इसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से पूरा कट गया है, पूरा मुंह पूरा एकदम से कटा हुआ है, अंदर से छाले पड़ गए हैं। एक्चुअली में यही समस्या है, तो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही, तो उतना सही तरीके से हमारा जो मतलब ओठ होगा या फिर जो हमारी जो एक प्रकार से मुख आकृति होगी, वो उस तरीके से हो सकता है रिएक्शन ना दे पाए जिस तरीके से मैं पहले पढ़ाता था, उछल उछल करके, कूद कूद करके। ठीक है, बहरहाल समझाने का प्रयास करूंगा आपको जो भी मुझे आता है। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? दोबारा से जागना, या दोबारा से एक प्रकार से किसी चीज की एक प्रकार से, मतलब कोई पहले चीज से पहले कोई चीज है वो पहले से भी एक प्रकार से ख्याति प्राप्त है या विख्यात है, बाद में बीच में क्या हुआ उसका एक प्रकार से समापन हो जाए, यानी उसका लोप हो जाए, फिर से वो दोबारा से उठती, तो उसी को पुनर्जागरण कहते हैं, दोबारा से जागना। यूरोप में पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा यूरोपीय संदर्भ में पुनर्जागरण का अर्थ और उसकी मूल विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का उत्तर सेम लिखना है आपको। उत्तर लिखना है, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता ये मानववाद। पुनर्जागरण की पहली विशेषता क्या है? मानववाद की स्थापना होती है। देखिए, मानववाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, ह्यूमैनिटस शब्द से हुई है। ह्यूमैनिटस शब्द से हुई है मानववाद शब्द की उत्पत्ति, जिसका मतलब होता है उन्नत ज्ञान, यानी अच्छा ज्ञान, ठीक ठाक ज्ञान। अतः मानववादी साहित्यकारों ने प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का ज्ञान आवश्यक बताया है। उन्होंने मध्य युग में प्रचलित साहित्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं दिखाई है। यानी मध्य युग में जो साहित्य है उसको पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना किसको चाहिए? पढ़ना चाहिए आपको जो एक प्रकार से यूनानी और रोमन साहित्य है, उनको एक प्रकार से पढ़ना चाहिए, जो मानववादी साहित्यकार है उन्होंने बताया इन चीजों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उन्होंने अपना ध्यान प्राचीन यूनानी यानी यूनानी रोमन ग्रंथों के पुनरुद्धार की ओर केंद्रित किया, यानी जो प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथ हैं उनको दोबारा से जनता के सामने लाया जाए, उनको जनता के समक्ष ला करके बताया जाए कि भाई ये एक प्रकार से आपकी प्राचीनता है। जब जनता उसको जानेगी तो वो एक प्रकार से उस पर अमल करेगी। और आज का जो हमारा समाज है या जो हमारा यूरोप जिस तरीके से जकड़ा हुआ है तमाम प्रकार के नियम कायदों में, या फिर जो एक प्रकार से हम अपनी ख्याति खो चुके हैं, वो ख्याति पुनः दोबारा से लौट आएगी। जैसे एक समय हिंदी में भी आता है द्विवेदी युग का समय, जब एक प्रकार से अतीत की प्रशंसा की जाती है, और द्विवेदी युग में एक प्रकार से जो हमारे बीत गई चीजें हैं उनके, हमारी प्राचीनता, जो हमारे प्राचीन राजा महाराजा रहे हैं उनके बारे में कभी लोग लिखना प्रारंभ कर दिए थे, ताकि हमारी जो जनता है वो इस गुलामी के चंगल से, उपनिवेशवाद के चंगुल से वो छूट जाए, और वो अपनी शक्ति को पहचाने। चुके हम अपनी शक्ति को भूल चुके थे, एक समय था, तो उसी शक्ति को याद दिलवाने के लिए एक प्रकार से चीजें की गई थी। क्लियर?
तो ऐसे ही जगाने के लिए अपनी जनता को बताने के लिए कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलके विचारे समस्याएं, सभी इस टाइप की विचारधारा को लेकर के ये विद्वान मानववादी आगे बढ़ते रहे। मानववाद का उद्देश्य रहा कि मध्यकालीन बंधनों को तोड़ करके उन सभी विषयों का अध्ययन करना था जो मानव जीवन से संबंधित हो, मानव जीवन से रिलेटेड हो, उन सभी चीज का अध्ययन किया जाए। इटली के पश्चात अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस विचारधारा का प्रभाव इन पर पड़ा और इन्होंने भी एक प्रकार से ऐसा करना शुरू किया। पहले इटली ने शुरुआत की, फिर उसके बाद में अन्य देश भी। पेटार्क नाम का एक विद्वान है, उसको मानववाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। किसको? पेटार्क को। ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने अंधविश्वास का परिहास उड़ाया, किसने? पेटार्क ने। और परलोक चिंतन के बजाय इस लोक के जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया कि भाई परलोक होता है कि नहीं होता है, किसी ने देखा नहीं है। पेटार्क कहता है कि भाई इसी जीवन में रह करके जो भी सुख प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। वो एक प्रकार से परलोक के बारे में सोच करके अभी से ये जीवन नष्ट ना करें, ऐसा इसका मानना था। यानी सुख की प्राप्ति एक प्रकार से करें जितनी हो सके। ऐसा ही पाश्चात्य विचारक यही मानते कि जितने जीवन में सुख प्राप्त करना ही सबसे बेटर। जैसे बेंथम का आप देखेंगे, जर्मी बेंथम हो गया, या जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल जो बेंथम का शिष्य था, ये सभी लोग अधिकतम सुख की कामना करने के लिए जीवन में केवल क्या प्राप्ति है? सुख की प्राप्ति करना। व्यक्ति हमेशा सुख चाहता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। लेकिन जब एक प्रकार से वह सुख जो चाहता है, उस सुख को करने के लिए जो काम होता है, अगर उस काम को कर ले जाता है, सफल हो जाता है, तो उसको सुख मिलता है। लेकिन अगर उस काम को नहीं कर पाता तो उसको दुख का सामना करना पड़ता है। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। तो पहली बात तो मानववाद एक विशेषता रही है, मानवतावाद किसकी? पुनर्जागरण की। दूसरी विशेषता रही धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद मतलब होता है कि किसी भी धर्म का कोई एक प्रकार से बोलबाला ना हो, सभी धर्म समभाव, सभी धर्मों को समान नजरिए से देखा जाएगा, सभी का अपना अपना महत्व होगा। पुनर्जागरण काल की तीसरी प्रमुख विशेषता धर्मनिरपेक्षता थी। मध्यकालीन शिक्षा और साहित्य पर कैथोलिक चर्च का नियंत्रण स्थापित था, जिस कारण से अधिकतर धर्म प्रभावित साहित्य की रचना की गई थी। यानी कि धर्म के ही अकॉर्डिंग जो साहित्य बताए गए वही लिखे गए थे। परंतु सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मानव मस्तिष्क को परंपरागत संकुचित विचारधाराओं से मुक्त करके उनमें स्वतंत्र विचार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय किया, जिसके फलस्वरूप धर्म और अंधविश्वास का प्रभाव कम होने लगा तथा धर्मनिरपेक्षवाद की भावना का उदय हुआ। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? उदारवाद। मानववाद, धर्मनिरपेक्षवाद और तीसरा है उदारवाद। सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने उदारवाद को विकसित किया। मध्ययुगीन संस्कृति धर्म प्रभावित थी, यानी धर्म के अकॉर्डिंग ही चलती थी। राजा भी धर्म के बताए हुए मार्ग पर ही चलता था। चर्च जो कहता था राजा वही करता था, जिसके कारण से उसमें रूढ़िवादिता और अनुदारता आ गई थी, और ये स्वाभाविक सी बात है। परंतु पुनर्जागरण के द्वारा धर्मनिरपेक्षता की भावना का उदय हुआ। इस धर्मनिरपेक्षवाद के फलस्वरूप धर्म और प्रतिक्रियावाद के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं और उदारवाद का विकास होता है, जो कि एक प्रकार से पुनर्जागरण का एक हथियार भी मान सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा विशेषता ये है कि चर्च विरोधी भावना। देखिए, पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि इनका उदय हुआ, आलोचनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू का। इसकी वजह से जहां एक और धर्मनिरपेक्षवाद का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर लोगों ने कैथोलिक चर्च और उसके धर्म अधिकारियों के संबंध में भी चिंतन किया, और उससे उन्हें चर्च एवं धर्म अधिकारियों में अनेक कुरीतियां दिखाई पड़ी। जब उन्होंने देखा कि जैसे धर्म में बताए हुए मार्ग या फिर जो चर्च या कैथोलिक कैथोलिक चर्च जो है वो जो कह रही है वही केवल आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है। जो कैथोलिक के चर्च का कैथोलिक चर्च के जो पादरी वगैरह कह रहे हैं उस पर भी, उसको भी तर्क की कसौटी पर खड़ा रखा जाए, यानी कि उसको भी तर्क करके ही सुना जाए, समझा जाए। और उन्होंने उनकी आलोचना प्रारंभ की। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में कैथोलिक चर्च और धर्म अधिकारियों के विरुद्ध भावना एक प्रकार से स्वाभाविक सी बात है जाग उठी। जब लोगों ने जाना कि अभी तक चर्च हमारे साथ घपला कर रहा था, कैथोलिक चर्च के द्वारा आलोचकों को दंडित और निंदित किया जाना शुरू कर दिया। जो जिन्होंने आलोचना करी, जिन्होंने गलत लिखा चर्च के बारे में, सही चर्च की जो कमियां थी उनको बताया, उन लोगों को दंड देने का शुरू कर दिया गया। धर्म अधिकारियों के विरुद्ध भावना का उदय हुआ। कैथोलिक चर्च द्वारा आलोचकों को दंडित किया और निंदित किया गया। समय बीतता गया। कालांतर में इस चर्च विरोधी भावना ने धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, और इस तरीके से धर्म सुधार भी एक बड़ा एक हथियार रहा है पुनर्जागरण आने का, बेसिकली चर्च विरोधी भावना।
अगला क्वेश्चन मतलब 5वां विशेषता ये रही है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। देखिए पुनर्जागरण काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास आरंभ हो गया था। पश्चिमी यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष हुआ था। इन राज्यों के शासकों ने राजतंत्र यानी कि मोनार्की को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। राष्ट्रीयता की भावना के उदय की वजह से इस काल में देशज भाषाओं और राष्ट्रीय साहित्य को भी एक प्रकार से प्रोग्रेस मिलती है, प्रगति मिलती है, जिसकी वजह से पुनर्जागरण जो है संभव हो सका। तो ये सारे जो है विशेषताएं पुनर्जागरण की रही हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित कीजिए। देखिए इटली में पुनर्जागरण क्रूर तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने तथा यूनानियों पर अनुनासिक अत्याचारों के परिणाम स्वरूप कुस्तुनतुनिया से बहुत से व्यक्ति भागने पर विवश हो गए। ये लोग भाग करके इटली में बसने लगे, जहां इनका सम्मान किया गया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो है कुस्तुनतुनिया यूनानियों का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जब वहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो इससे हुआ क्या कि वहां का साहित्य, कला, ज्योतिष विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान यूरोप में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। इटली यूरोप का एक धनी देश था, अतः यूनानियों को वहां बसने तथा अपने विचारों का प्रसार करने में सहायता मिली। लैटिन तथा यूनानी भाषा के अनेकों विद्यालय खोले गए और यूनानियों की अनेक पुस्तकों, जिनमें कि अरस्तु, खास करके अरिस्टोटल और अनेक यूनानी कवियों की रचनाएं सम्मिलित थी, उनका अनुवाद पहले लैटिन में किया जा चुका था, फिर से शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान उसमें सामने आने लगे, जैसे दाते हो गए। दाते 1262 से 1321 ईस्वी मृत्यु, 1262 में जन्म। इटली का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि भी था, जिसकी यूनानी एवं लैटिन साहित्य में विशेष रुचि थी। अपनी विश्व प्रसिद्ध कविता डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है दाते। उसने यूनानी साहित्य के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करी, यूनानी साहित्य के प्रति। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक जो है किसकी है? दाते की बड़ी फेमस पुस्तक है। दूसरा विद्वान आता है पेटार्क, जो मानवतावाद का जनक है। 1304 में जन्म हुआ, 1374 में मृत्यु। इटली का एक प्रसिद्ध विद्वान था। उसने संपूर्ण इटली, फ्रांस तथा अनेक देशों की यात्राएं करी। यूनानी तथा लैटिन पुस्तकों की हस्तलिपियां एकत्रित की और उनकी अनेक प्रतियां तैयार करवाई। इन विद्वान के कार्यों ने इटली में जनता को आकर्षित किया था। इस समय यूनानी विद्वान के भी इटली में आकर के बसने से यूनानी और लैटिन साहित्य की प्रगति यानी प्रोग्रेस में तीव्रता आई थी। इस प्रकार इटली यूरोप में शिक्षा का एक केंद्र बन चुका था। और जब शिक्षा कई बार बढ़ती है तो शिक्षा से समाज का निर्माण होता है, शिक्षा से समाज का उद्धार होता है, समाज का कल्याण होता है। और वो कल्याण शुरू हुआ जिससे पुनर्जागरण जो है एक प्रकार से उभर करके सामने आता है। इटली में 2 राज्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई थी। कौन कौन से राज्य? ये वे राज्य थे, पहला था फ्लोरेंस और दूसरा था रोम, जो इटली की राजधानी आज है। कुस्तुनतुनिया से जो भागे हुए, चूंकि कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया तुर्कों का, तो वहां से लोग भाग करके आए, यहाँ पर शरण मिली इटली में। तो भागे हुए यूनानियों ने फ्लोरेंस में बड़ी संख्या में बसना प्रारंभ किया। यूनानियों के प्रयत्न से वहां विद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अलावा जो है क्रिसोलोर्स ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में यूनानी साहित्य पर व्याख्या देने का प्रारंभ कर दिया। अन्य विश्वविद्यालयों में भी यूनानी भाषा की शिक्षा दी जाने लगी। क्रिसोलोर्स ने यूनानी भाषा का व्याकरण भी तैयार किया, जिससे यूनानी भाषा का अध्ययन सुगम हो गया। मेडिसी, फिर इसके बाद में मेडिसी वंश के शासकों ने भी यूनानी भाषा की उन्नति के लिए प्रयत्न किया तथा फ्लोरेंस में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना भी करवाई। ये सब चीजें जो है लगातार हो रही थी, जो कि एक प्रकार से इसके हित में थी। इसके अलावा लोरेंजो डी मेडिसी की अगर बात की जाए तो इसने अनेक यूनानी विद्वानों को आश्रय दिया तथा 200 से अधिक पुस्तकें मेडिसी पुस्तकालय में एकत्रित की। लियोनार्डो दा विंची अत्यंत विद्या प्रेमी था। प्रतिवर्ष वह 60,000 पाउंड पुस्तकों पर व्यय करता था। इस प्रकार उसके प्रयत्नों से फ्लोरेंस शिक्षा का एक महान केंद्र बन गया। और इस तरीके से क्या हुआ, शिक्षा का एक महान केंद्र बन जाने से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से ही इटली के पुनर्जागरण का एक प्रकार से महत्व हुआ। पुनर्जागरण की वजह से आप देखते हैं शिक्षा को एक प्रकार से एक नई दिशा मिली, एक नए आधार, एक नए आयाम, एक नई दिशा और दशा शिक्षा की हो जाती है। ये पुनर्जागरण की वजह से संभव हो सका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं?
देखिए 15वीं सदी के अंत तक या अंत का यूरोपीय इतिहास जिन मूल प्रवृत्तियों को लेकर के उदित हुआ उसमें धर्म सुधार आंदोलन का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इस आंदोलन ने धर्म में क्रांति पैदा कर दी थी। सदियों से प्रतिष्ठित रोमन चर्च की सार्वभौमिकता को चुनौती दिया गया। इसमें पहले क्या था कि चर्च के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था, राजा भी चर्च के कंट्रोल में रहता था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसके खिलाफ भी एक प्रकार चुनौती दी गई, राजा को, चर्च को, सबको। और इस तरीके से चुनौती देकर के त्याग और बलिदान की अभूतपूर्व डोली उठा करके यूरोप के लोगों ने जिस साहस का परिचय दिया वह इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्ययुगीन यूरोप के अंधकारमय युग में आधुनिक यूरोप के शुभागमन तक जितनी भी घटनाएं घटी उसमें धर्म सुधार ही प्रमुख आंदोलन रहा। वैसे तो सारा का सारा श्रेय पुनर्जागरण को जाता है, धर्म सुधार का भी, जिसकी वजह से आप देखते हैं पूर्व यूरोपीय समाज की मानसिक दासता के शिकंजों में जकड़ करके चरमरा गई थी और पुनर्जागरण के कारण से उसे मुक्ति मिली, या यूं कहें कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण की वजह से ही यूरोप में शताब्दियों से चली आ रही जो धार्मिक परंपराएं थी उन धार्मिक परंपराओं की धज्जियां उड़ा करके उसके खंडहरों पर जिन नवीन धार्मिक विचारों और आदर्शों की स्थापना सर्वजन हिताय की वजह से की गई, उसकी दृष्टि से की गई, उसे ही एक प्रकार से धर्म सुधार कहा गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की चीजें हुई। आप में से अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपीज फीस में आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के तमाम पीडीएफ प्राप्त सकते हैं विथ आंसर। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस करिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट होगा, बेसिकली 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, इन चारों पांचों की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। ठीक है, और जो सोच रहे हैं कि हमको भाई अभी हमारा पेपर चलने वाला है या हो रहा है या हो हमको एक प्रकार से आगे भी पढ़ना है, तो वो 5th सेमेस्टर का भी साथ ही में ज्वाइन कर सकते हैं। 4th सेमेस्टर के साथ 5th सेमेस्टर का भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 150 रुपीज यानी केवल 150 रुपए लगेंगे, जिसमें आपका 4th सेमेस्टर प्लस में 5th सेमेस्टर दोनों का ऐड हो जाएगा। लेकिन ये अभी एक साथ लेंगे तब होगा। ठीक है, बाद में लेंगे तो कोई इसके लिए मुरव्वत नहीं होगी। 100 रुपए फिर 5th सेमेस्टर के लगेंगे। लेकिन अगर अभी आप लेंगे दोनों का एक साथ, कहते हैं गुरुजी आप हमको 4th में जोड़ दीजिए, जब तक 4th का आप तैयारी करवाएंगे तब तक उसका पढ़ा जाएगा, उसके नोट्स कर दीजिए सेंड। और 5th सेमेस्टर जो है जैसे आप ज्वाइन करेंगे या जैसे चलाएंगे तुरंत 5th सेमेस्टर का भी आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। एक चूहा इसी में घुस गया कहीं पे, बहुत परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें आपके हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी सभी को आपको मिलेगा। जैसे अभी राम मनोहर लोहिया वाले बच्चों का पेपर आ रहा है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बच्चों का, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपका जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव का भी अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, लिखित का सबका मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका CSJMU, ठीक है, CSJMU हो गया, ठीक है, CCSU हो गया, ठीक है, MJPRU बरेली हो गया। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर ऐसे तमाम विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ आपका, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज हो ही गया आपका, ठीक है, MJPRU हो ही गया, BU झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा आपका सुहेल देव MSDU, ठीक है, सुहेल देव यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय आपके हो गए। ठीक है,
तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रोफेसर रज्जू भैया, लखनऊ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपके तमाम विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, उन सभी के लिए, जिनकी हो रही है, सभी के लिए जो है अवेलेबल है क्रैश कोर्स। तो सभी लोगों को जुड़ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सब कुछ आपको मिलेगा पीडीएफ के साथ, ठीक है। क्लास भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, क्रैश कोर्स टाइप चीजें मिलेंगी आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 1955 में की गई आंग्ल वर्ण की संधि के प्रावधान एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा ऑक्सबर्ग, ऑक्सबर्ग कर लिए, ऑक्सबर्ग, ऑक्सबर्ग की संधि, ठीक है, ऑक्सबर्ग की संधि क्या है? देखिए, सम्राट चार्ल्स पंचम रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। वह प्रोटेस्टेंट धर्म की उन्नति देखना पसंद नहीं करता था। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कैथोलिक धर्म मतलब कि जो पहले से धर्म चला रहा था, जिसका विरोध धर्म सुधार करके मार्टिन लूथर ने जो सूत्र दिया, कैथोलिक धर्म को एक प्रकार से वहां से ढहना शुरू हुआ और एक नए धर्म का उदय होना शुरू हुआ है। एक नई शाखा उस धर्म की ईसाई की आने लगी, उसका नाम था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम जो था सम्राट, वो एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म की उन्नति देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। वह इस नए धर्म को मिटाना चाहता था, प्रोटेस्टेंट नीति को, परंतु वह शुरू में इटली के युद्धों में फंसा रहा तथा वह इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। इसी समय सन 1546 ईस्वी में मार्टिन लूथर का देहावसान हो जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर ही इसके सर्वेसर्वा थे प्रोटेस्टेंट नीति के, प्रोटेस्टेंट धर्म के। उनके मरने के पश्चात उसका नाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाने लगा। लोग इसको एकदम से एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाने लगे। उसके चलाए हुए धर्म का उसके अनुयायियों ने तेजी से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और इस पर चार्ल्स पंचम ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जो प्रचार प्रसार करते थे प्रोटेस्टेंट नीति का, उन्हें खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें चार्ल्स पंचम विजयी रहा तथा उसकी शक्ति अधिक बढ़ गई और पोप उसकी शक्ति से भय खाने लगा। यानी कि जो कैथोलिक चर्च था, मतलब कि जो चर्च वाले थे, वो डरने लगे इससे। उसने चार्ल्स की शक्ति पर काबू रखने के लिए रोमन कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंटों की एक सभा बुलाई चार्ल्स पंचम ने, और यह सभा ट्रेंट नामक स्थान पर हुई थी। इस सभा में पोप शामिल नहीं हुआ, परंतु चार्ल्स पंचम ने एक आज्ञा के अनुसार, जिसे अंतरिम समझौता कहते हैं, प्रोटेस्टेंटों को कुछ सुविधाएं दे दी थी। इससे चार्ल्स पंचम के खिलाफ दोनों धर्मों के लोग हो गए। चार्ल्स पंचम यानी कि प्रोटेस्टेंट वाले भी हो गए और कैथोलिक वाले भी हो गए, दोनों हो गए इसके खिलाफ। इस नीति का विरोध करने के लिए संपूर्ण जर्मनी की जनता उठ खड़ी हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स पंचम को जर्मनी छोड़ करके भागना पड़ा। सन 1555 ईस्वी तक जर्मनी के इस संघर्ष को दूर करने के लिए प्रयास किए गए और अंत में सन 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा इस संघर्ष का अंत हो गया। ऑक्सबर्ग की संधि के क्या प्रावधान रहे, उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसके कई सारे प्रावधान ऑक्सबर्ग की संधि के रहे हैं। पहला प्रावधान, इस संधि के पश्चात क्या हुआ कि जर्मनी में जो धार्मिक संघर्ष चल रहा था उसका अंत हो गया। दूसरी बात, इस संधि के द्वारा यह निश्चित किया गया कि जर्मनी के हर राज्य में कोई भी धर्म माने उस पर कोई एतराज नहीं करेगा। यानी कोई भी, चाहे प्रोटेस्टेंट माने, चाहे प्रोटेस्टेंट माने और चाहे कैथोलिक को माने, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो जनता का इच्छा होगी वो माने, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी के सम्राट किसी भी धर्म को राजाश्रय दे सकते हैं, यानी चाहे जिसको चाहे वो राजा जो भी धर्म मान सकता है या जिसको राजाश्रय दे सकता है। इस संधि से चौथी बात यह हुई कि संधि से प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता प्राप्त हुई। पांचवी बात, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों का महत्व यहाँ पर बढ़ गया। पोप की शक्ति का पतन हुआ तथा उसके धार्मिक महत्व को गहरी चोट पहुंची। पोप मनमानी ना कर सका। कैथोलिक धर्म की संपत्ति की रक्षा की गई। यह भी तय किया गया कि सन 1552 ईस्वी से पूर्व जो कैथोलिक चर्चों की संपत्ति प्रोटेस्टेंट के नाम पहुंच गई थी उसको वैसा ही रहने दिया जाए, परंतु इस वर्ष के पश्चात चर्च की संपत्ति पर प्रोटेस्टेंट लोगों का अधिकार नहीं हो सकेगा। जो हो गया वो हो गया, अब इसके बाद में नहीं होगा। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट लोग पोप के चंगुल से छुटकारा पा सकेंगे और अब वो पूर्णतः स्वतंत्र हो गए और एक प्रकार से न्यू या एक नए शाखा जो है प्रोटेस्टेंट के रूप में सामने आई, उसको एक मान्यता प्राप्त धर्म मान लिया गया।
प्रोटेस्टेंट लोग राजाओं के चंगुल में फंस गए, क्योंकि जब तक उनके देश का राजा प्रोटेस्टेंट ना हो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, ये भी था। इसके अलावा लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी समुदाय को मान्यता प्रदान नहीं की गई यहाँ पर, और दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को बुरी दृष्टि से देखना बंद कर दिया। जो पहले संघर्ष चलता रहता था वो संघर्ष खत्म हो गया ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सबर्ग की संधि का महत्व क्या है इसको भी समझ लेते थोड़ा सा इसी है साथ में। देखिए ऑक्सबर्ग की संधि का महत्व, देखिए जब व्यवहारिक रूप से इस संधि की शर्तों को परखा जा गया तो यह संधि दोषपूर्ण दिखाई दी। इसके कुछ दोष निम्नलिखित हैं। पहला दोष यह है कि यह संधि जर्मनी की अशांति को मिटा नहीं सकी। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि रोमन कैथोलिक चर्च की संपत्ति प्रोटेस्टेंट के द्वारा छीन ली गई थी, उसको वापस लेने का प्रयत्न नहीं किया गया। अतः पादरी वर्ग इस संधि से नाराज हो गया, जिसके फलस्वरूप दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच संघर्ष बराबर होता रहा। फिर भी क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट लोगों ने इनकी जो धन संपत्ति छीन ली थी या पहले से ले ली थी, उसको एक प्रकार से कहा गया आप तो जो हो गया होगा उसके बाद में नहीं होगा। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं पे अंदर से जो खतरा था मतलब या उनको भड़ास थी अंदर। इसके अलावा दोनों धर्मों की आपसी मुठभेड़ के कारण से 30 वर्षीय युद्ध का जन्म हुआ। इसके अलावा 30 वर्षीय युद्ध जो है मैंने आपको बताया भी 30 वर्षीय युद्ध के बारे में, 30 वर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 30 वर्षीय युद्ध भी इसी की वजह से हुआ है। क्लियर, इसी धर्म सुधार आंदोलन की वजह से आप देखते हैं 30 वर्षीय युद्ध भी हुआ, जो कि एक प्रकार से अपने आप में एक माना जाना चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन साथ। हाँ, जन्म हो इस संधि से काल्विन के अनुयायियों को मान्यता प्रदान नहीं की गई, परंतु अब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो धार्मिक संघर्ष और भी बढ़ गया और उसका अंत करने के लिए एक और नए युद्ध की आवश्यकता हुई। इसके अलावा अतः इस संधि में अनेक प्रकार के दोष थे, जिसकी वजह से वह धार्मिक संघर्षों को अच्छी तरह से सुलझा नहीं सकी। इस संधि से आगे के 50 वर्षों तक अशांति का युग, जिसका 17वीं सदी में अंत हो गया, तो ये एक प्रकार चलता रहा। तो इस तरीके से इसका ये एक प्रकार से दोष रहे कुछ, जो मैंने महत्व भी बताया और दोष भी बताए, विशेषताएं बताई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। गौरवमयी क्रांति, जिसको रक्तहीन क्रांति या इंग्लैंड की क्रांति के नाम से जानते हैं, 4 कारण लिखिए उसके। गौरवपूर्ण क्रांति के कारण लिखिए, रक्तहीन क्रांति के कारण। देखिए 1685 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो जाने के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय जो था गद्दी पर बैठा, इंग्लैंड का सम्राट बना। परंतु उसे 1668 ईस्वी में ही इंग्लैंड छोड़ करके भागने पर विवश होना पड़ा। ठीक है, इस क्रांतिकारी परिवर्तन के जो है प्रमुख कारण थे। पहला कारण था जेम्स द्वितीय की राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। ठीक है, क्या जेम्स द्वितीय जो था ये राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी इसके अंदर? जेम्स द्वितीय दूरदर्शी और योग्य नहीं था। राजनीतिक दूरदर्शिता के अभाव में या अभाव की वजह से समय के अनुरूप कार्य करने की क्षमता न होने से वह कभी भी जनता एवं संसद का विश्वास पात्र नहीं बन पाया। ठीक है, ये कारण रहा, इसका कारण गौरवपूर्ण क्रांति होने का। और दूसरा कारण क्या रहा? मनमत के ड्यूक का विरोध। मनमत का ड्यूक चार्ल्स द्वितीय का अवैध पुत्र था। इंग्लैंड के हिंग दल के नेता मनमथ ने ड्यूक को चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे वो, क्योंकि उसका एक प्रकार से हिंग दल का नेता था मनमथ, उसी का एक प्रकार उन्हीं ने ड्यूक चूंकि क्या था मनमथ का चार्ल्स द्वितीय का मतलब मनमथ का ड्यूक जो था वो चार्ल्स द्वितीय का क्या था? अवैध पुत्र था। तो मनमथ जो था, मनमथ ने ड्यूक को चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु चार्ल्स द्वितीय ने इसे अस्वीकृत कर दिया कि नहीं। तो चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु और जेम्स द्वितीय के सिंहासन रोहण के बाद में हिंग दल के जो प्रोत्साहन है उस पर मनमथ ने ड्यूक के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया। दोनों पक्षों की सेनाओं में जो है सेजमोर नामक स्थान पर युद्ध शुरू हो गया। जेम्स द्वितीय की सेना की विजय हुई और मनमथ के ड्यूक को बंदी बना लिया गया, मृत्यु दंड भी उसको दे दिया गया। इतना ही नहीं, जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों का मनमथ के ड्यूक के समर्थकों का दमन करने के लिए खूनी न्यायालय की स्थापना भी की। 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड देकर के उनके शवों को पेड़ों से लटकवा दिया गया। 800 व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया गया। जेम्स द्वितीय के इस अत्याचार व आतंकपूर्ण कार्य से जनता उससे घृणा करने लगी और देश में उसके विरुद्ध जो है
अलग अलग जगहों पर असंतोष और लगातार विरोध बढ़ने लगा सने सने। ये दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण यह रहा कि सम्राट की पक्षपातपूर्ण धार्मिक नीति भी रही है। देखिए, जब द्वितीय जो था रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, यानी पुराने धर्म को मानता था, जबकि इंग्लैंड की जनता प्रोटेस्टेंट थी। उसने जनमत की अवहेलना करके इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया, अतः देश का बहुमत उसके विरुद्ध हो गया। जो अधिक जनता थी उसके विरोध में आ गई। ठीक है, उसने सेना में केवल कैथोलिकों की भर्ती प्रारंभ की, अतः जेम्स द्वितीय के विरुद्ध जनता में आक्रोश बढ़ने लगा। चौथा कारण यह था कि जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। जेम्स द्वितीय जो था राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को मानता था। उसने विश्वास करता था कि राजा जो है वो किसका, वो देवी या फिर देवताओं का एक अंश है। वह अपने कार्यों और नीतियों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, यानी कि किसी को उत्तर नहीं देता था कि कोई भी काम कर लिया उसका जवाबदेही वो नहीं करता था। वह स्वयं को न्यायपालिका के ऊपर समझता था, जनता को केवल आज्ञा पालन की सर्वोच्चता की समर्थक मानता था। और कहता जनता दैवीय अधिकारवादी व निरंकुश सम्राट जेम्स द्वितीय के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इस वजह से सम्राट जेम्स द्वितीय को असंवैधानिक प्रयासों से स्वेच्छापूर्ण कार्यों का परिणाम और गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, इस तरीके से चीजें सामने आई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम लिखिए। देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति के कारण तो आपने देख ही लिया, अब परिणाम देखें। देखिए, 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति इतिहासकार मोवत के अनुसार यह केवल इंग्लैंड के इतिहास की ही नहीं महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि संपूर्ण यूरोप के राजनीतिक इतिहास में इस घटना का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम थे। सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि निरंकुशता के सिद्धांत का अंत हुआ। जो निरंकुशता का सिद्धांत था कि राजा निरंकुश है, राजा पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो निरंकुशता के सिद्धांत को एक प्रकार से आघात पहुंचा। क्या हुआ कि जब द्वितीय के द्वारा सिंहासन या राज सिंहासन छोड़ देता था, इंग्लैंड के राज परिवार सहित पलायन करने के साथ ही वहीं पर निरंकुश राजसत्ता के सिद्धांत का अंत हो गया। गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप सीमित तथा वैधानिक राजतंत्र का शुभारंभ हुआ। इस क्रांति के पश्चात इंग्लैंड की कार्यपालिका व न्यायपालिका अलग अलग कर दी गई। ठीक है, तो ये पहला परिणाम हो। दूसरा परिणाम है संसद की सर्वोच्चता को मान्यता मिली। संसद सर्वोच्च है राजाओं से भी ज्यादा। इस क्रांति ने संसद की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। शासन की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथों में केंद्रित हो गई। कार्यपालिका की शक्ति भी धीरे धीरे राजा के हाथों से निकल करके लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में आ गई, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। संसद में मंत्री जाकर के उत्तर देते थे, उनको चर्चा होती थी मुद्दों पर। अधिकारों के घोषणा पत्र द्वारा संसद की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई तथा राजा की शक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। ये सारे काम हुए। तीसरा परिणाम यह पड़ा कि धार्मिक परिणाम। देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति का इंग्लैंड के धार्मिक जीवन पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा, लंबे समय वाला। चर्च से राजा का नियंत्रण समाप्त हो गया। संसद को चर्च का उत्तरदायित्व सौंपा गया। संसद अब चर्च को संभालेगी। 1686 के बिल ऑफ राइट्स में यह नियम बनाया गया कि रोमन कैथोलिक धर्म का कोई अनुयायी अथवा रोमन कैथोलिक स्त्री का पति इंग्लैंड के राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा। यानी कि अब कैथोलिक धर्म का कोई भी व्यक्ति वह एक प्रकार से गद्दी पर नहीं बैठेगा, यानी केवल प्रोटेस्टेंट वाले ही गद्दी पर बैठेंगे, ऐसा नियम कर दिया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तिहीन क्रांति का महत्व बताएं। प्रोफेसर ट्रेविलियन ने लिखा कि इस क्रांति को गौरवमयी कहने का कारण सैनिक सफलता नहीं, बल्कि यह है कि इसमें देश में इतना बड़ा परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बिना हो गया। एक विदेशी राजा और उसकी सेना ने इंग्लैंड की गद्दी ग्रहण की। यह एक अपमानजनक स्थिति थी। गौरवपूर्ण इस संदर्भ में थी कि इसके द्वारा अंग्रेज नागरिकों ने अपने खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया, इसलिए गौरवपूर्ण क्रांति कही जाती है। इंग्लैंड के इतिहास में राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से 1688 की इस राजक्रांति का बड़ा महत्व है। इससे बिग दल कि उस राजनीतिक सिद्धांत की पूर्ति हो गई कि राजा कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। यदि वह अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर सकता तो उसे हटाया भी जा सकता है
क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, राजा से जनता प्रश्न भी नहीं पूछ सकती थी। ठीक है, इस प्रकार इस क्रांति ने राजा के अधिकारों के दैवीय सिद्धांत को इंग्लैंड में सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि उस समय तक भी इंग्लैंड में जनता की सर्वोच्च सत्ता के प्रयोग का समय नहीं आया था, परंतु राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की सर्वोच्चता का सिद्धांत इस क्रांति के द्वारा अवश्य स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार जिस संघर्ष का आरंभ जब द्वितीय के समय में हुआ था, जिसके कारण से इंग्लैंड में गृहयुद्ध हुआ था, वह संघर्ष समाप्त हो गया। भविष्य में इंग्लैंड के राजा खुले तौर पर कभी भी पार्लियामेंट की सत्ता का विरोध नहीं कर सकते हैं, ये बात भी बताई गई। इस क्रांति से रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। जेम्स द्वितीय ने चुपचाप सिंहासन को छोड़ करके चले जाने से स्पष्ट हो गया कि राजा जनता और संसद के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में नहीं रहा था। ऐसा उदाहरण इतिहास में किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलता। झगड़ा लड़ाई के बिना कि राजा छोड़ दे, राजा पहले अपने पावर को दिखाता है, राजा लड़ेगा फिर उसके बाद छोड़ेगा। लेकिन कि जेम्स द्वितीय था, उसको पता था कि भाई हमने एक प्रकार से गलत किया है कुछ और जनता हमारे विरोध में है, तो हमको हट जाना चाहिए। जेम्स ने 1646 में हुई राजा की पराजय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, परंतु अब उसके चुपचाप भाग जाने से यह सिद्ध हो गया था कि राजा के अधिकारों को पुनः स्थापित करने का प्रत्येक प्रश्न जो है इंग्लैंड में असफल होगा। इस वजह से जेम्स द्वितीय भाग गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण फ्रांसीसी दार्शनिकों का प्रभाव था, स्पष्ट कीजिए। अथवा फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही है। देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि लगभग 1850 के बाद में आप देखते हैं यूरोपीय देशों की दशा प्राय एक जैसी ही थी। अतः प्रश्न उठता है कि क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम फ्रांस में ही क्यों हुआ। क्रांति की मौलिक क्रांति का मौलिक कारण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की वह प्रबल भावना थी जो अनेक लेखकों, विचारकों और दार्शनिकों के द्वारा फ्रांस में सक्रियता से प्रचलित हो रही थी या प्रचारित हो रही थी। इसमें रूसो, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टियर, इन सभी विद्वानों के दार्शनिकों के सक्रियतापूर्ण क्रांतिकारी प्रचार किए गए। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने वक्तव्य में इन दार्शनिकों के प्रभाव की महत्ता बनाते हुए कहा था कि यदि फ्रांस में रूस का जन्म ना हुआ होता तो यहाँ राज क्रांति, मतलब कि यदि फ्रांस में रूसों का जन्म ना हुआ होता तो यहाँ पर राज क्रांति होना असंभव था। यानी कि अगर फ्रांस में रूसों का जन्म, जीन जैक्स रूसो का जन्म ना हुआ होता तो एक प्रकार से क्रांति मुश्किल थी। नेपोलियन महान तो रूसो के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, किंतु जहां तक फ्रांस की राज क्रांति का प्रश्न है, यह कहना उपयुक्त ही है कि वस्तुतः इसके सूत्रपात में मॉन्टेस्क्यू, दिदरो और बेवस्त्रे आदि अनेक दार्शनिकों का कार्य अत्यंत ही सराहनीय रहा है, जिन्होंने सारे यूरोप और विशेष करके फ्रांस में सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नवजागरण की परिस्थितियों को सबसे जो है सबसे मतलब कि सफल बना करके फ्रांस की राज्य की क्रांति की विशेष दुर्दनीय दशाओं को भी प्रभावित किया। जनता में निरंकुश शासकों के प्रति प्रबल रोष और व्यापक उत्तेजना भी उत्पन्न कर दी इन लोग विद्वानों ने मिलकर के। अरे विद्वान ही बताता कि क्या गलत है क्या सही। एक दार्शनिक जो होता है वही अच्छा निर्णय लेता है, अच्छा दार्शनिक जो होता है वही अच्छे तरीके से बताता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे वहीं पर। प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के प्रत्यक्ष कारण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, लुई 16वें ने फ्रांस में आर्थिक सुधार करने के लिए तत्कालिक सुप्रसिद्ध अर्थविद नेकर को अपना अर्थमंत्री नियुक्त किया, जिसके परामर्श के अनुसार उसने 4 मई 1781 के ईस्वी के दिन स्टेटस जनरल का आयोजन करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी। 4 मई को इस राष्ट्रीय महासभा की आयोजित बैठक में देश के प्रतिनिधियों ने लुई 16वें के अत्याचारों की घोर निंदा करी। निंदा ही नहीं की बल्कि प्रत्युत उसके द्वारा नए कर लगाने को अपनी सहमति भी न प्रदान
तो इस तरीके से क्या हुआ भाई, इस तरीके से नेपोलियन जो था, नेपोलियन का क्या हुआ, नेपोलियन के पोप के साथ झगड़ा क्या हुआ था, क्यों हुआ था 1809 में, क्योंकि एक प्रकार से इंग्लैंड और फ्रांस के झगड़े के बीच में पोप जो है तटस्थ रहना चाहिए कि हम नहीं बोलेंगे, किसी का भी साथ नहीं देंगे, ना तो इंग्लैंड का और ना ही फ्रांस का। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन लड़ रहा था और इंग्लैंड अपना खुद था। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी कि भाई इंग्लैंड से कोई व्यापार नहीं करेगा सभी महाद्वीप के लोग, ठीक है, ऐसा नियम लगाया था। लेकिन क्या हुआ कि वह नियम उतना सही तरीके से चल ना सका और ऐसी स्थिति में चीजें जो है इसके विपरीत होती चली गई, ठीक है। तो उस नेपोलियन की वह तभी सफल हो, महाद्वीपीय व्यवस्था एक दुर्बलता यह थी कि महाद्वीपीय व्यवस्था इसकी तभी सफल हो पाती। चलिए, तो इस तरीके से पोप से जो है ये झगड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नेपोलियन की शक्ति घटने के क्या कारण थे, उसे कब त्याग पत्र देने के लिए विवश किया गया था। देखिए, नेपोलियन की शक्ति घटने के प्रमुख कारण थे, पहला कारण था स्पेन से युद्ध, दूसरा था पोप से झगड़ा, तीसरा था महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी, चौथा था वाटरलू का युद्ध, पांचवा था यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय। इसके अलावा मिश्रित राष्ट्रों की सेनाओं ने नेपोलियन का पीछा किया और फ्रांस में घुस गई। नेपोलियन ने वीरता और तत्परता के साथ उसका प्रतिशोध किया, किंतु 30 मार्च 1814 ईस्वी को पेरिस पर मिश्रित राष्ट्रों का अधिकार हो गया। नेपोलियन को बिना शर्त सिंहासन त्यागने के लिए विवश किया गया। इस तरीके से नेपोलियन की शक्ति जो है घटनी शुरू हो जाती है और ये एक प्रकार से नेपोलियन घटने के कारण से उसको त्यागपत्र देना पड़ा था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध था, स्पष्ट कीजिए। देखिए, नेपोलियन के पुनः सम्राट बन जाने की घटना ने यूरोप में सनसनी फैला दी। वियना कांग्रेस के प्रतिनिधि स्तब्ध रह गए। उन्होंने आपसी मतभेद भुला करके तुरंत ही एक होकर के नेपोलियन से निपटने का संकल्प लिया। नेपोलियन ने क्या किया, 2 लाख सैनिक एकत्रित किए और वह इंग्लैंड, प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेनाओं से अलग अलग मुकाबला करना चाहता था। किसने, नेपोलियन। 18 जून 1815 को नेपोलियन तथा वेलिंगटन की सेनाओं के बीच में लगभग 7 घंटे तक संघर्ष चला। नेपोलियन ब्रिटिश और पर्शियन फौजों के बीच फंस गया, परंतु फिर भी उसने भयंकर संघर्ष किया। अंतोगत्वा उसकी पराजय होती है नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में और वह मृत्यु का सामना करने लगा, परंतु मारा नहीं गया। नेपोलियन ने स्वयं लिखा है कि मेरी वाटरलू में मृत्यु हो जानी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब कोई मनुष्य मृत्यु की कामना करता है तो उसे उसको प्राप्त नहीं होती, मृत्यु उसको नहीं मिलती जो चाहता है। मेरे सन्मुख आगे पीछे चारों ओर सैनिक मारे जा रहे थे, परंतु मेरे लिए एक भी गोली ना थी, यानी मुझे एक भी गोली नहीं लगी। नेपोलियन भाग करके पेरिस पहुंचा, परंतु तब तक शासन की बागडोर पार्लियामेंट ने संभाल ली थी। वह अमेरिका भागना चाहता था, परंतु अंग्रेजी सेना ने उसे बंदी बना लिया तथा हेलेना द्वीप में उसको भेज दिया गया था। तो इस तरीके से ये चीजें हुई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न, भैया फ्रांस में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। देखिए, नेपोलियन फ्रांस की डायरेक्टरी 1795-1799 के द्वारा नियुक्त फ्रांसीसी सेना का सेनापति था, जो बाद में अपनी वीरता और योग्यता के बल पर फ्रांस का तानाशाह बन बैठा था। योग्यता इसके अंदर ठीक ठाक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, योग्यता से एकदम से परिपूर्ण था नेपोलियन, ठीक है। इसकी तुलना समुद्रगुप्त से भी की जाती है। उसने अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस का यश चारों तरफ फैल गया। फ्रांस के पुनर्निर्माण में उसकी अहम भूमिका थी। उसने प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया को क्या किया, हरा दिया और फ्रांस की शक्ति को एकदम से ऊंचे स्थानों पर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। वह इंग्लैंड को भी पराजित करने की इच्छा रखता था, लेकिन इंग्लैंड को पराजित ना कर सका। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उसने
मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से पराजित होना पड़ा और इस तरीके से नेपोलियन का एक प्रकार से जो दबदबा था वो कम हुआ, खत्म हो गया वाटरलू के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना में गेमबेटा का क्या योगदान रहा? देखिए 1870-71 ईस्वी का समय फ्रांस के लिए महान विनाशकारी समय था। सूडान युद्ध में 2 सितंबर 1870 ईस्वी को नेपोलियन तृतीय का पतन हो गया। 4 सितंबर 1870 को गणतंत्रवादी नेता गेमबेटा के नेतृत्व में फ्रांस के तृतीय गणराज्य की स्थापना, तृतीय गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। गणतंत्र के संचालन के लिए एक अस्थायी या अस्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार कायम की गई, अस्थायी जो भंग भी हो सकती है। नई सरकार ने युद्ध को जारी रखते हुए जर्मनी के आक्रमण को रोकने का प्रयत्न किया। युद्ध मंत्री गेमबेटा के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इस कार्य को संभाला और बड़ी कुशलता के साथ करने का प्रयास भी किया, पर वह विफल रही सेना। सन 1881 में गेमबेटा के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना जो केवल 3 महीने तक चला। 1882 ईस्वी में 44 वर्ष की अवस्था में गेमबेटा की मृत्यु हो जाती है और वह फ्रांस राजनीतिज्ञों में एक प्रमुख व्यक्ति था, फ्रांस के राजनीतिज्ञों में से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण क्या था, स्पष्ट कीजिए। देखिए जर्मन अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति होती है। उसके उपरांत नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस समय विजयी या विजयों की महान पंक्ति की स्थापना करते हुए फ्रांस साम्राज्य का प्रचार किया, तो जर्मनी में उस समय रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी की रियासतों का एक संघ राइन संघ राज्य संघ के नाम से बना हुआ था। 39 राज्यों को भंग कर जर्मनी का एकीकरण किया गया था, ठीक है, बिस्मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भाई। फ्रांस की राज्य क्रांति का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए लुई 16वें को प्राणदंड दिया गया, जो राजा था फ्रांस का। फ्रांस में गणराज्य की स्थापना हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप के सभी देशों को प्रभावित किया। यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश यहां से प्रभावित हुए। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा मिला इससे। जर्मनी भी फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से स्वयं को पृथक नहीं कर पाया, अलग नहीं कर पाया। जर्मनी में भी धीरे धीरे राष्ट्रीयता, क्रांतिकारी या क्रांति के सिद्धांतों और देशभक्ति की भावनाओं का अत्यधिक प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। ये सारे प्रभाव पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, न्यू दिल्ली की संधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। न्यू दिल्ली की संधि कब हुई थी? देखिए यह संधि बुल्गारिया के साथ की गई थी 27 नवंबर 1919 को। इसके निर्णय निम्न थे। पहला निर्णय था यूरान को थ्रेस का समुद्र तट दे दिया जाएगा। दूसरी बात, पश्चिमी बुल्गारिया के कुछ प्रदेश जिनकी जनता बुल्गारियन थी, यूगोस्लाविया को दे दिए गए। तीसरी, बुल्गारिया की जल सेना समाप्त कर दी गई। उसकी सेना संख्या 10,000 सीमित कर दी गई कि 10,000 से ज्यादा सेना आप नहीं रख सकते। इसके अलावा उस पर $35 करोड़ युद्ध का हर्जाना भी ला दिया गया, जो कि 37 किस्तों में दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुल्गारिया को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी इस न्यू दिल्ली की संधि में। कार नाम के एक विद्वान ने उन्होंने लिखा कि 1919 की न्यू दिल्ली की संधि ने बुल्गारिया की हानि पर अपनी मुहर लगा दी थी और बुल्गारिया को और भी अधिक हानि में डालते हुए सर्बिया और यूनान से लगी हुई उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दिया गया तथा रोमानिया से लगे हुए उसके 1913 ईस्वी में निर्धारित अस्पष्टतया अन्यायपूर्ण सीमांत को वैसा ही छोड़ दिया गया था। यानी एक प्रकार से अन्याय हुआ था न्यू दिल्ली की संधि किसके साथ? बुल्गारिया के साथ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, ट्रियानो की संधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ट्रियानो की संधि क्या है? देखिए ट्रियानो की संधि की अगर बात की जाए तो यह संधि हंगरी के साथ की गई थी 4 जून 1920 को, जिसके अनुसार ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया को और क्रीसिया सर्बिया को दे दिया गया था। स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया था। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया। कार महोदय कहते हैं कि मोटे तौर पर यह निर्णय न्याय उचित था, किंतु जर्मनी के पूर्वी सीमांत की अपेक्षा हंगरी के सीमांत इस बात के अधिक स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि संधिकर्ता अपने सिद्धांतों की मित्र राष्ट्रों के हित में और शत्रु राष्ट्रों के हित में यथासंभव खींचतान करने के लिए काफी उत्सुक थे। इस खींचतान का एक एकत्रित परिणाम बहुत गहरा पड़ा।
हंगरी के प्रचारकों ने इन छोटे मोटे अन्यायों का पूरा पूरा उपयोग किया। कुल मिलाकर के अन्याय बिल्कुल हो रहा था, मित्र राष्ट्रों का समर्थन हो रहा था इसमें। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, जिसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा। और हंगरी जिसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग मील था और जनसंख्या लगभग आप देखते हैं जो है इकाई दुहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ के आसपास थी। वह 35,000 वर्ग मील क्षेत्रफल और 80,000 जनसंख्या वाले राज्य को परिणत कर दिया गया। हंगरी की सेना 35,000 सीमित कर दी गई। ऑस्ट्रिया के समान उस पर क्षतिपूर्ति लाद दी गई। ये सारी एक प्रकार से किस संधि में भी भाई, ये थी आपकी ट्रियानो की संधि। अगला संधि है भाई आपकी कौन सी, लोसान की संधि। लोसान की संधि क्या थी, देखिए इस संधि के द्वारा निम्न निर्णय लिए गए। पहला था पूर्वी थ्रेस जो था, इस पूर्वी थ्रेस, स्मरना और अर्मीनिया ये सब टर्की को दे दी गए, मतलब टर्की को लौटा दिए गए थे, उसी का था। मेसोपोटामिया, सूडान, सीरिया, अरब, मिस्र, साइप्रस, फिलिस्तीन पर उसका अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, अर्मीनिया का, मतलब टर्की का। इसके अलावा वासफोरस तथा दानियाल के जल डमरुओं की किलेबंदी रहित और अंतरराष्ट्रीय ही रहने दिया गया। इसके अलावा उस पर क्षतिपूर्ति नहीं ला दी गई, कोई सैन्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया। टर्की के सुल्तान को अपने शासन के अंतर्गत रहने वाली समस्त जातियों के समान व्यवहार का वचन लिया गया। अनातालिया पर टर्की की पूर्ण सत्ता मानी गई। इस प्रकार इस संधि के संदर्भ में कहा जाता है कि यह आरोपित संधि न थी। सेब्रे की संधि का पूर्ण विरोध कर टर्की ने मित्र राष्ट्रों के रोंगटे खड़े कर दिए। वस्तुतः लोसान की संधि वास्तविक अर्थों में शांति संधि कही जा सकती है। लोसान की संधि ठीक संधि मानी जाती है बाकी संधियों की अपेक्षा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारणों का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपका कब लड़ा गया था, 1400, मतलब आपका कब लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध बताएं। 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी 4 वर्षों तक लड़ा गया था। ठीक है, तो प्रथम दृष्टया प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ का कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, परंतु यह बहाना मात्र था। वास्तव में मूल कारण कुछ और था, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला कारण था राष्ट्रीयता की भावना। देखिए जर्मनी सर्वाधिक उग्रवादी राष्ट्र था। अफ्रीकी और एशिया के देश भी राष्ट्रीयता का आरोपण हो चुका था। फ्रांस की महत्वाकांक्षा अभी जीवित थी। अन्य राज्य भी सशंकित थे और वे अपने को बचाने की भावना अपने अंदर रखते थे। पहला कारण था राष्ट्रीयता की भावना, हर एक देश में आ रही थी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये हुआ युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। और दूसरा क्या था, कूटनीतिक कारण। क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना के अभ्युदय के साथ कूटनीतिक दांवपेच अपनी पराकाष्ठा पर था। त्रिगुट और त्रिराष्ट्र मैत्री संघ के निर्माण से वातावरण तनावयुक्त हो गया था। इन गुटों में भी अविश्वास बना हुआ था, कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। आर्थिक प्रतिद्वंदता अगला कारण था। देखिए आर्थिक प्रतिद्वंदता भी प्रथम विश्व के कारणों के लिए उत्तरदायी था। जर्मनी तीव्र गति से औद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति कर चुका था। इंग्लैंड इससे चिंतित था। जर्मनी अन्य औपनिवेशिक क्षेत्र चाहता था। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों इसका विरोध कर रहे थे। रूस भी इससे प्रभावित था। अतः विश्व युद्ध अपरिहार्य हो चुका था। तो आर्थिक प्रतिद्वंदता भी लगातार चल रही थी, ये भी कारण था। चौथा कारण था भैया साम्राज्यवाद की भावना। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना के कारण से साम्राज्यवाद का उदय हो गया। सूरमो कहते हैं, सूरमो की साम्राज्यवाद की भूख ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती। यह कथन पूर्ण रूप से इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, जापान पर लागू हो रहा था। ये सब अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगे थे। नवोदित राष्ट्र भी खुद को अपरिहार्य समझ रहे थे। परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध की आधारशिला तैयार होनी शुरू, मतलब कि ये स्वाभाविक सी बात है। उग्र सैन्यवाद। उपयुक्त कारणों से सभी राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता में उग्रता आरोपित कर रहे थे। सैनिकों को कर देना आवश्यक था, अतः युद्ध अपरिहार्य हो चला था। छठा कारण हो गया समाचार पत्र प्रचार का साधन। समाचार पत्र राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार करते हैं और यूरोप के समाचार यह कारक बखूबी अंदाज दे रहे थे। सभी अपनी संस्कृति को उच्च और दूसरे की संस्कृति को निम्न बता रहे थे, यानी कि हमारी संस्कृति अच्छी है, दूसरे की संस्कृति बेकार है। प्रेस अनियंत्रित था। इसने भी युद्ध जो है विश्व युद्ध में भड़काने में एक प्रकार से अपना पूरा योगदान दिया था विश्व युद्ध को,
प्रचार मतलब किए जो थे। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारण भी किसी हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, ये सब कारण उत्तरदायी थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, रूस की क्रांति पर प्रकाश डालिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद भी यूरोप में शांति स्थापित नहीं हो सकी। महायुद्ध के परिणाम स्वरूप रूस का साम्राज्य अशांत हो गया था। सर्वहारा वर्ग क्रांति पर उतर गया था। 1918 से 1923 ईस्वी के मध्य रूस में भयंकर मारकाट मची, जारशाही का अंत हुआ, रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। इस क्रांति का नायक व्लादिमीर यूलियान या निकोलाई लेनिन था, जो 1810 ईस्वी पैदा हुआ था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप से पूंजीवाद का अंत हो जाता है और यूरोप में एक प्रकार समाजवादी साम्यवाद की स्थापना होनी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए रूस के प्रमुख राजनीतिक दल ऑक्टोब्रिस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट आदि मार्च की क्रांति से संतुष्ट थे। कतिपय समाजवादी जो उग्रता मतलब की विचारधारा के पोषक थे एवं जिनका जनता तथा मजदूरों पर नियंत्रण था, वे उक्त व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इस दल के नेता का नाम लेनिन था। लेनिन के नेतृत्व वाले दल को बोल्शेविक दल कहा जाता था और इसके द्वारा जो काम किया गया बोल्शेविक उसी को कहते हैं। इसीलिए रूस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। रूस की क्रांति के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों में निरंकुश जारशाही का शासन पहला कारण, जार निकोलस की अयोग्यता थी, मतलब कि वो अयोग्य व्यक्ति था इसलिए हुआ। सामाजिक असफलता असमानता थी उसके राज्य में। औद्योगिक विकास और मजदूर वर्ग में जागृति पैदा हुई, इस वजह से हुआ मतलब रूस की क्रांति। भ्रष्ट नौकरशाही, सेना की कमजोरी और बौद्धिक विकास की गणना एक प्रकार से ये इनके कारणों में फ्रांसीसी मतलब की रूस की क्रांति में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेनिन कौन था। देखिए लेनिन रूस की क्रांति का नायक था। उसका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। उसका विचार आरंभ से ही क्रांतिकारी विचार था। रुजान विश्वविद्यालय में वह क्रांतिकारी यानी उग्र बन गया। शीघ्र ही सेंट पीटर्सबर्ग में समाज साम्यवादियों का नेता बन गया। 1900 ईस्वी में उसे सेंट पीटर्सबर्ग से मुक्ति मिली। रूस आकर के उसने बोल्शेविक दल को मजदूर, किसान और सैनिकों से जोड़ दिया। लेनिन समता और समाजवाद का पोषक था और पूंजीवाद का उग्र विरोधी था। लेनिन उसने सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व किया। अंत में उसने साम्यवाद की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। 21 जनवरी 1929 को लेनिन की मृत्यु हो जाती है। इसके सम्मान में पेट्रोमार्क का नाम बदल करके लेनिनवाद कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए रूसी क्रांति का अपना एक अलग महत्व है। पहला, शासन पर मजदूरों का अधिकार हो गया, यानी जनता यानी समाजवाद का उदय हुआ। जिस प्रकार 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वेच्छाचारी शासन का अंत करके जनमत शासन का व्यवस्था के मार्ग को प्रशस्त किया था, ठीक उसी प्रकार 1917 की रूसी क्रांति ने भी क्या किया, प्राचीन राजवंशों की स्वेच्छाचारिता तथा निरंकुशता का अंत करके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। साम्यवाद की नवीन विचारधारा एक नवीन सभ्यता, नई संस्कृति, नया समाज को सामने लाई। इस विचारधारा को फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था प्रिय नहीं थी, क्योंकि वहां शासन पर सर्वसाधारण व्यक्तियों का अधिकार ना होकर के पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का अधिकार था अमेरिका में। इस वजह से अमेरिका वगैरह वालों को अच्छा नहीं लगा। अगला है साम्यवादी विचारधारा का प्रचार। लेकिन रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप आज लगभग आधा यूरोप और 1/3 एशिया में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई थी, जो बाद में धराशायी हो गई। इस प्रकार इस क्रांति के द्वारा संपूर्ण विश्व साम्यवादी विचारों से प्रभावित हो गया था। यानी सरकार जो है, उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का अधिकार होगा, पूंजीपतियों का नहीं होगा, ये साम्यवादी विचारधारा कहती है। ठीक है, अन्य देशों की नीति में परिवर्तन होने लगा था। जिन देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना नहीं हुई थी, वहां भी किसानों और मजदूरों के महत्व को समझ करके उनकी शांति से भयभीत होकर के उनकी दशा को उन्नत करने की कोशिश की गई और यह आशा की गई कि शीघ्र ही किसानों और मजदूरों की दशा में पर्याप्त जो है उन्नति की जाएगी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के प्रश्न है। ये प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई है। प्रथम प्रकार के सदस्य वे राष्ट्र जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था,
या चार्टर के विधान को स्वीकार किया था। दूसरे प्रकार के वे सदस्य होते हैं इसमें जिन्होंने संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करके प्रार्थना पत्र के जरिए सदस्य बने हैं। ठीक है, अगला महासभा यानी साधारण सभा क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है साधारण सभा या महासभा, जिसमें समस्त सदस्यों को बैठने का हक होता है। इसका अधिवेशन जो है साधारणतः एक वर्ष में एक बार बुलाया जाता है, सितंबर के महीने के दूसरे तीसरे बृहस्पतिवार को शुरू होता है। महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 अस्थायी कौन से हैं? 5 अस्थायी सदस्य जो हैं उसमें आपका चीन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं है। ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं। भारत शामिल हो सकता था लेकिन भारत ने अपने स्थान पर किसको भेज दिया था? चाइना को भेज दिया था कि भारत चीनी भाई भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसके अलावा निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या है? ये 5 देश जो हैं अस्थायी सदस्य, इनके पास वीटो पावर होता है। चीन, फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, जापान नहीं, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके पास वीटो पावर है। अगर किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में या महासभा में उसकी, ठीक है, या सुरक्षा परिषद में, तो उसमें कोई चर्चा हो रही है किसी मुद्दे पर और रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस सभी लोगों ने मोहर लगा दी है, तो ब्रिटेन कहेगा कि नहीं हम मोहर नहीं लगाएंगे उस पर, हम नहीं पास करेंगे, तो नहीं पास होगा। यानी 5 में से किसी एक ने भी इसका विरोध कर दिया तो वो आगे पास नहीं होगा। यही निषेधाधिकार है, वीटो पावर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की प्रक्रिया संबंधी मामले में निर्णय हेतु उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में उपस्थिति अनिवार्य है। यदि महत्वपूर्ण मामलों में कोई अस्थायी सदस्य निर्णय के विरुद्ध मत देता है तो निर्णय अमान्य माना जाता है। यदि अधिकारी अस्थायी सदस्यों का यही वीटो पावर है। ठीक है, मतलब वो अगर कहता है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, देखिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 14वें अध्याय के 92 से 96 धाराओं तक इसके संगठन और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। इसका मुख्यालय हेग यानी हॉलैंड में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। इसमें 15 न्यायाधीश 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश के सभी निर्णय बहुमत से यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सचिवालय क्या है? देखिए चार्टर के 15वें अध्याय के 97 से लेकर के 101 धारा तक जो है सचिवालय के कार्यों को संपादित करने वाले सचिवालय का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक महासचिव और आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा किया जाता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, न्याय परिषद क्या है? न्याय परिषद, देखिए चार्टर का 8वां न्याय परिषद, चार्टर का जो 8वां अध्याय है न्याय परिषद के संबंध में विचार व्यक्त करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौते के द्वारा स्थापित होगा, जो संपादित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद का संयुक्त राष्ट्र में महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बाद तीसरा स्थान महत्वपूर्ण होता है, तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। इस संस्थान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अराजनीतिक प्रकृति के उद्देश्यों को संपन्न किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन और योगा की क्लास ये महासंग्राम हुई है, इसको भी आप देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।